नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस अकादमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, सामान्य विज्ञान में हम आपको ब्लड पढ़ा रहे थे। ब्लड और ब्लड में हमने ब्लड के दो भाग किए थे। एक भाग था प्लाज्मा और एक भाग था रुधिराण। रुधिराण में तीन पार्ट थे, तीन तत्व, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो हमने आपको आरबीसी के बारे में बताया था, प्लाज्मा बताया था, प्लाज्मा में दो तत्व होते हैं। जल कितना होता है? 92%। और खनिज पदार्थ, खनिज, लवण इत्यादि कितने होते हैं? 8%। ये बताया था। उसके बाद हम लोग चर्चा कर रहे थे आरबीसी पर। आरबीसी के बारे में हमने बताया था कि इसका जीवन काल कितना होता है? लगभग 120 दिन। और कितनी मात्रा होती है इनकी 45 से 50 लाख आरबीसी की मात्रा। इनके लाल होने का कारण हमने हीमोग्लोबिन बताया था। हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन सामान्य पुरुष में कितना होता है? 15 से 16 ग्राम प्रति 100 मिलीमीटर ग्राम। और महिला में, ये पिछला क्लास है, थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, आज की क्लास से जोड़ेंगे इसको। महिला में 13 से 14 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर। ठीक। अब ये आरबीसी के बारे में हमने बताया था आपको। आज हम लोग बात करेंगे इसी में जो हीमोग्लोबिन चल रहा था उसके बारे में। हीमोग्लोबिन। तो हम हीमोग्लोबिन के बारे में बात कर रहे थे साथियों उस दिन। और हीमोग्लोबिन हमने बताया था कि हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जिसमें 4% हीम 4% और ग्लोबिन 96%। हीम में क्या होता है? साथियों, हीम में आयरन युक्त तत्व होते हैं। आयरन युक्त तत्व होते हैं। और ग्लोबिन में प्रोटीन। समझ गए थे इतना? ये उसी दिन का क्लास है, आज इसके आगे हम पढ़ाएंगे। देखिए, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन का परिवहन करता है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने मिलीलीटर ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो 1.34 मिलीलीटर। ये फैक्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन का परिवहन कर सकता है। परिवहन। ठीक, ये फैक्ट है। दूसरा एक फैक्ट और देखते रहिए कि पहाड़ों पर क्योंकि पहाड़ों पर वायुमंडल विरल होता है, इसलिए वहां पर 1 ग्राम हीमोग्लोबिन पहाड़ों पर क्या होता है? वायुमंडल विरल होता है।
तो वहां पर वायुमंडल की, चूंकि वायुमंडल विरल होता है, तो वहां पर हीमोग्लोबिन 100% क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन कर सकता है, ऑक्सीजन का परिवहन कर सकता है। समझ गए आप? पहाड़ों पर क्यों? क्योंकि वहां वायुमंडल विरल होता है, इसलिए ऑक्सीजन की कमी होती है, तो वहां हीमोग्लोबिन 100% ऑक्सीजन का परिवहन कर सकता है। 23% क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कर सकता है, परिवहन 23%। ये बातें ध्यान में रखिएगा, ये फैक्ट है। तो पहाड़ों पर वैसे 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 मिलीलीटर परिवहन कर सकता है। और आगे देखिए, देखो 7% कार्बन डाइऑक्साइड तथा, ध्यान से देखते रहिएगा, ये भी पॉइंट टू पॉइंट नोट करिए, 7% कार्बन डाइऑक्साइड तथा 70% क्या, 7% कार्बन डाइऑक्साइड, सुनते रहिए और नोट भी करते चलिए, 7% कार्बन डाइऑक्साइड और 70% बाइकार्बोनेट के रूप में बाइकार्बोनेट के रूप में %, कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के रूप में, प्लाज्मा, तथा 70% बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। ये भी ध्यान रखिए कि 7% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के रूप में और 70% बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने बताया था कि हीमोग्लोबिन गैसीय परिवहन के लिए, गैसीय परिवहन, पहली क्लास में बताया था हमने कि हीमोग्लोबिन गैसीय परिवहन के लिए अस्थायी यौगिक निर्माण करता है। कैसे? देखिए, हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, तो Hb+O2, तो HbO2 बनाएगा। अब Hb क्या है, देखते रहिए कि Hb+O2 जब मिलेगा, हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो HbO2 बनाएगा। Hb क्या है, अस्थायी यौगिक। Hb क्या है, अस्थायी यौगिक। Hb अस्थायी यौगिक है और O2 क्या है, नीले से लिख दे रहे हैं, ये Hb तो अस्थायी यौगिक है और O2 क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी दोनों मिलके क्या बन गए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। HbO2 ये दोनों मिलके क्या बन गए, ऑक्सीग्लोबिन, जिसमें Hb अस्थायी यौगिक है।
अब समझ गए कि Hb मतलब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जब मिलता है तो एक अस्थायी यौगिक का निर्माण करता है जो गैसीय परिवहन के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो HbO2 बनाया, जिसमें Hb तो अस्थायी यौगिक बनाया और HbO2 मिलके क्या बना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। दिख रहा है साथियों? अब देखिए, हमने आपको बताया था कि जो है आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है और आरबीसी जब ये मरने लगते हैं या मर जाते हैं तो प्लीहा द्वारा इनको छान कर बाहर किया जाता है। इसीलिए प्लीहा को क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रगाह। प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। क्वेश्चन में भी आया है ये कब्रगाह कहते हैं, समझ गए। इसके बाद नंबर आता है डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी जो हमने बताया था उसका वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट, और आरबीसी का वैज्ञानिक नाम इरिथ्रोसाइट, और डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट। अब इसकी खास बातें पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलिएगा। कहाँ गया, देखिए आरबीसी की कुछ विशेषताएं हैं, उसको पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलिए। आरबीसी में, इसमें डब्ल्यूबीसी में कोशिकाओं की संख्या प्रति घन मिलीमीटर में कोशिकाओं की संख्या, किसमें, डब्ल्यूबीसी में कोशिकाओं की संख्या प्रति घन मिलीमीटर क्षेत्र में 9 से लगभग 10,000, कितने, 10,000, 9 से लगभग 10,000 होती हैं। दूसरा पॉइंट इसे में लिखिए, मेरा मार्कर खत्म होने लगा है। दूसरा पॉइंट इसी में है कि जब, ध्यान से एक एक बात सुनते रहिए और नोट करते रहिए। पहला पॉइंट, कोशिकाओं की संख्या प्रति घन, कोशिकाओं मतलब डब्ल्यूबीसी में कोशिकाओं की संख्या प्रति घन मिलीमीटर में 9 से 10,000 तक होती हैं। जबकि हीमोग्लोबिन, दूसरे पॉइंट में लिखिए, जबकि हीमोग्लोबिन अनुपस्थित है, किसमें, डब्ल्यूबीसी में। जबकि हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है। इसीलिए डब्ल्यूबीसी का कलर मतलब इसका कलर लाल नहीं होता, श्वेत होता है, ये श्वेत होता है। जबकि हीमोग्लोबिन जब इसमें नहीं होता है तो लाल नहीं होता है, जबकि हीमोग्लोबिन अनुपस्थित है डब्ल्यूबीसी में। डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन अनुपस्थित है। एक चीज और भी फैक्ट की तरह इसको लिखिएगा कि इनका आकार और आकृति अनुपस्थित नहीं, आकार और आकृति, इनकी आकार और आकृति निश्चित नहीं होती।
WBC के बारे में बात कर रहे हैं कि इनका आकार और इनकी आकृति निश्चित नहीं होती। WBC देखिए, WBC इसमें दो प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। एक तो कणिकामय और एक कणिका विहीन। एक कणिकामय और एक कणिका विहीन। अब कणिकामय में क्या क्या है, कणिका विहीन में क्या क्या है, ये हम आपको बताएंगे। ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं, इसको हम इतने में आएगा नहीं, इसलिए ऊपर बताएंगे। कणिकामय और कणिका विहीन। WBC की बात हो रही है तो कणिकामय में बेसोफिल्स मतलब 3 तत्व इसमें होते हैं और 3-4 तत्व उसमें होते हैं। तो नाम लिख लीजिए। तो कणिकामय में बेसोफिल्स पहला हो गया। दूसरा होता है इओसिनोफिल्स। क्या? इओसिनोफिल्स। और तीसरा न्यूट्रोफिल्स। ये कणिकामय में होते हैं। बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स ये तत्व होते हैं। WBC की बात हम कर रहे हैं, RBC हम बता चुके हैं इसके पहले। साथियों, आज आप लोगों का जो है GS का टेस्ट मैं लूंगा। आज लूंगा GS का टेस्ट। बाकी जो क्लास हम रोज पढ़ाते रहते हैं वो YouTube पे जाता रहेगा और टेस्ट भी YouTube पे जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये 3 तत्व कणिकामय में होते हैं। और अब देखो कणिका विहीन में कौन कौन से होते हैं। लिम्फोसाइट। क्या? लिम्फोसाइट्स। इसको भी लिखते चलिएगा। लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। अच्छा, इन लोगों का क्या काम है ये भी मैं बताऊंगा। तो पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। ये लिम्फोसाइट के बारे में बताते हैं। लिम्फोसाइट क्या है? ये एंटीबॉडी बनाता है। क्या? एंटीबॉडी बनाता है। कौन? लिम्फोसाइट। और मोनोसाइट्स क्या करता है? देखते रहिए। मोनोसाइट सर्वाधिक सक्रिय एंटीबॉडी है। समझ गए आप? लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाता है और मोनोसाइट सर्वाधिक सक्रिय एंटीबॉडी है। ठीक है, इन दोनों को तो आप समझ गए। अब इधर आइए। जो बेसोफिल्स है ये एलर्जी टाइप का है। क्या? एलर्जी टाइप। अब इओसिनोफिल्स, इसको साथियों नीचे लिखते हैं क्योंकि यहाँ दिख नहीं रहा है। बेसोफिल्स
एलर्जी के लिए, एलर्जी के लिए काम करता है कौन? बेसोफिल्स। और इओसिनोफिल्स क्या करता है? इओसिनोफिल्स मनुष्य के शरीर में संवेदनशीलता के लिए है, संवेदनशीलता के लिए। एक छोटा छोटा पॉइंट भी ध्यान में रखिएगा, सारे चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। अब न्यूट्रोफिल्स का क्या काम है यहाँ पर हम लिख देंगे, दिख रहा है साथियों? एलर्जी के लिए और ये संवेदनशीलता के लिए। और फिर ये सर्वाधिक न्यूट्रोफिल्स, देखिए सर्वाधिक प्रोटीन, ब्रैकेट में लिखिए 40 से 50%, सर्वाधिक प्रोटीन 40 से 50%। ठीक है, तो इसका काम, बेसोफिल्स का काम क्या है? एलर्जी के लिए ये उत्तरदायित्व होता है इसका। इओसिनोफिल्स का उत्तरदायित्व होता है संवेदनशीलता के लिए, और न्यूट्रोफिल्स सर्वाधिक प्रोटीन होता है 40-50% तक। समझ गए आप? तो WBC के ये दो कारक है, मतलब दो तत्व हैं, कणिकामय और कणिका विहीन। कणिकामय में बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। पूछ लेगा प्रश्न में कि इओसिनोफिल्स किसमें होता है, तो आपको बताना पड़ेगा WBC में। और अगर और अंदर जाके पूछ लिया कि किस मतलब कणिकामय में होता है या कणिका विहीन में, तो आप कहेंगे कणिकामय में होता है इओसिनोफिल्स। तो कणिकामय में 3 होते हैं, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। और कणिका विहीन में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, इन दोनों का लगभग काम है एंटीबॉडी उत्पन्न करना, क्योंकि मोनोसाइट्स पहले से ही एक सर्वाधिक सक्रिय एंटीबॉडी है और लिम्फोसाइट एंटीबॉडी उत्पन्न करता है। आगे देखिए साथियों, इसी में आगे देखिए। अब आपका WBC भी हो गया, मतलब RBC और WBC दोनों खत्म हो गए। अब बचा क्या तीसरा पार्ट? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स क्या है? जीवन काल, पहले देखिए जीवन काल लगभग 7 से 8 दिन। ठीक, जीवन काल कितना होता है? लगभग 7 से 8 दिन। कितनी कोशिकाएं होती हैं? कितनी कोशिकाएं होती हैं इसमें? लगभग 3 लाख कोशिकाएं होती हैं। कहाँ? प्लेटलेट्स में लगभग 3 लाख कोशिकाएं होती हैं। तो अब तो ये बेसिक चीजें जान गए। अब और देखिए, रक्त का थक्का जमाने में उपयोगी। प्लेटलेट्स क्या करता है? रक्त का थक्का जमाता है, सहायक है, उपयोगी या सहायक। रक्त का थक्का जमाने में सहायक है ये। इसके अलावा एक दूसरा भी है पॉइंट कि रक्त के स्कंदन में सहायक। ठीक,
प्लेटलेट्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको मिल गई कि इसका जीवन काल 7 से 8 दिन होता है। इसमें लगभग 3 लाख कोशिकाएं होती हैं। इससे क्या होता है, ये रक्त का थक्का जमाने में और रक्त के स्कंदन में सहायक। अब और चीजें देख लीजिए इसके बारे में। प्लेटलेट्स में ये बात हो रही है क्योंकि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी हो चुका है। इसके बारे में एक जो है महत्वपूर्ण चीज लिखिए, इसकी संख्या प्रति घन मिलीमीटर क्षेत्रफल में लगभग 3 लाख होती है। प्रति घन मिलीमीटर क्षेत्रफल में लगभग 3 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लगभग 3 लाख हम इसमें भी लिख दे रहे हैं हिंदी में अक्षरों में। 3 लाख, लगभग 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर क्षेत्र में, लगभग 3 लाख। और देखिए इसका जीवन काल 7 से 8 दिन होता है, हमने बताया ही। मनुष्य के शरीर की विशेषता है क्या, प्लेटलेट्स का पाया जाना। ठीक, मनुष्य के शरीर की विशेषता है प्लेटलेट्स का पाया जाना। हर मनुष्य के शरीर में पाई जाती है। अजान हो रहा है साथियों, 1 मिनट बस। हाँ साथियों, तो मैं आपको बता रहा था कि मनुष्य के शरीर में प्लेटलेट्स का पाया जाना ये मनुष्य के शरीर की विशेषता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, ये फैक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। जब मनुष्य में डेंगू बीमारी होती है, डेंगू बीमारी मच्छर के काटने से जब मनुष्य में डेंगू बीमारी होती है तब ये खत्म होने लगा है, तब प्लेटलेट्स की मात्रा घटने लगती है। ये ध्यान दीजिएगा, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए हमेशा कि जब मनुष्य में डेंगू रोग होता है, कभी कोई पूछ लेते हैं डेंगू रोग में मनुष्य का प्लेटलेट्स पर क्या प्रभाव पड़ता है। घटने लगती है, बढ़ने लगती है, बराबर रहती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो घटने लगती है, आपका प्लेटलेट्स भी हो गया खत्म। अब हम जो ब्लड के हमने 2 भाग किए थे, एक तरफ प्लाज्मा और एक तरफ रुधिराणु। तो रुधिराणु में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन तीनों चीजों को हमने बता दिया। अब कल के क्लास में आपको हम प्लाज्मा के बारे में बताएंगे। क्या, प्लाज्मा के बारे में, क्योंकि रुधिराणु इधर जो थे वो तीनों पार्ट हो गए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीनों हो गए। अब प्लाज्मा के बारे में हम कल आपको बताएंगे। ब्लड ही चल रहा है। ब्लड क्या है, हमने कल बताया था, एक संयोजी ऊतक है जो एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ता है। मतलब अंग क्या, कि शरीर में ब्लड जो है वो शरीर के हर हिस्से तक जाता है और हर हिस्से को जोड़ता है वो, इसलिए क्या है, संयोजी ऊतक है। इतना ध्यान दीजिएगा कि ब्लड क्या है, एक संयोजी ऊतक है। अब कल हम आपको पढ़ाएंगे प्लाज्मा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आप लोगों का, जो आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करते रहें। कमेंट इसलिए करते रहें कि आप प्रश्न पूछेंगे तो हम उसको बताएंगे, जानकारी और आपकी और मेरी बढ़ती चली जाएगी। आपकी बढ़ती चली जाएगी, हमारा रिवाइज होता चला जाएगा, तो आप और अच्छे से हम क्लास और करवा पाएंगे। क्लास थोड़ा और बढ़िया से होगा। आप लोगों का टेस्ट आज जीएस का होगा। हर हाल में यूट्यूब पे वीडियो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, नमस्कार।